Good morning students, welcome to all of you. This is Jatin, lecturer in political science. आज हम स्टडी करने वाले हैं लेसन थर्ड, जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। ये संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, भारत में किस प्रकार के संघवाद को अपनाया गया है, भारत में संघवाद का कौन सा स्वरूप है, संघवाद की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, ये सब आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, इनको बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिले। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन थर्ड, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है। देखिए, जब हम संघवाद की बात करते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो जनरली शक्ति के विभाजन या सत्ता के वितरण के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र होता है। इसमें एक संघात्मक शासन और दूसरा एकात्मक शासन। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है संघात्मक शासन, जिस व्यवस्था में केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, सत्ता का वितरण होता है, उस व्यवस्था को ही हम सामान्यतः या जनरली संघीय व्यवस्था बोलते हैं। और जहाँ पर शक्तियों का पूरा केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियाँ एक ही सरकार के पास रहती है, उस व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं। इससे स्पष्ट है कि केंद्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों, सत्ता के विभाजन या वितरण वाली व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। इस प्रकार की शासन प्रणाली अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में कोई शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार व उसकी इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन या शक्ति के वितरण के आधार पर संचालित की जाती है। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि जो संघीय व्यवस्था है या संघात्मक शासन प्रणाली है, उसका निर्माण भी दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का संघात्मक शासन या संघवाद तो वो है जिसमें कई अनेक संप्रभु इकाइयाँ, संप्रभु राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। एक तो वो संघात्मक व्यवस्था होती है, और एक वो संघात्मक व्यवस्था है जिसमें एक कोई शासन व्यवस्था हो या कोई बड़ी शासन की इकाई हो, जिसको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग छोटी इकाइयों में बांट दिया जाना, एक वो शासन व्यवस्था होती है। देखिए, अर्थात वह संघात्मक व्यवस्था होती है जिसमें कोई एक बड़ा राज्य होता है, कोई देश होता है, तो उसको प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो वो भी संघात्मक या संघवाद का दूसरा प्रकार होता है। हमने यहाँ दो प्रकार की संघात्मक व्यवस्था देखी। पहली व्यवस्था जो हमने देखी जिसमें अनेक इकाइयाँ मिलकर एक संघ का निर्माण करती है, उसका सबसे बेहतर यदि कोई एग्जाम्पल है वो है अमेरिका, जहाँ अनेक कई राज्य इकाइयाँ थी। स्वतंत्र संप्रभु इकाइयों ने अपने आप को जोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में संघवाद स्थापित किया, एक संघ का निर्माण किया। पहला एग्जाम्पल अमेरिका, और दूसरा जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह आप भारत को दे सकते हो, जहाँ पर संघवाद का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें पूरे भारत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया। दूसरे का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हम भारत को दे सकते हैं। आज अगर हम विश्व में देखें तो अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, देश हैं जिनको हम संघात्मक व्यवस्था या संघीय राज्य के रूप में बता सकते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, कनाडा, रूस, स्विट्ज़रलैंड आदि। इन सब को आप
बता सकते हो। देखिए, आपसे एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कुछ संघीय देश राज्यों के नाम बताओ। ठीक है, कुछ संघीय व्यवस्था जिन देशों में हैं उन देशों के नाम बताओ, तो आप ये नाम बता सकते हैं। भारत में भी हालांकि संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन हमारे संविधान में संघवाद, संघीय व्यवस्था या संघात्मक शब्द यूज नहीं किया गया है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है संघवाद शब्द का। इसके हमारे यहाँ संविधान में इसके लिए जो प्रयोग किया गया है वो है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत संविधान में संघवाद शब्द की बजाय राज्यों का संघ शब्द प्रयोग करने का भी एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था का वह स्वरूप नहीं है जो कि अमेरिका वाले संघवाद का स्वरूप है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संघवाद का विशेष मॉडल अपनाया गया है। उसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो संघ का निर्माण हुआ है वो इकाइयों द्वारा किए गए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ संविधान द्वारा एक देश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों को शक्तियाँ बांटी गई हैं। पूरे देश में एक सफल प्रशासनिक संचालन की दृष्टि से शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान लागू होने के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश पर कुल प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, जो कि संख्या बढ़कर आज 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गई है। कुल मिलाकर भारत में जो हमने संघात्मक व्यवस्था या संघीय शासन प्रणाली का जो मॉडल अपनाया है, संविधान में राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है उसे संघात्मक व्यवस्था नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर संघ व्यवस्था के एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। प्योर अमेरिका के जैसा संघवाद हमारे यहाँ नहीं है। आगे हम भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या तत्व हैं उन पर अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संघवाद का कौन सा मॉडल है और हमने किस प्रकार के संघवाद को अपनाया है। अब हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या उसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं इस पर बात करेंगे। पहला है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। जैसा कि संघात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं, एक संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि कौन सी शक्तियां केंद्र की होंगी और कौन सी शक्तियां राज्य सरकार की होंगी। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विभिन्न सूचियों के माध्यम से, सूची पद्धति के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। वे सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय बांटे गए हैं, जिसमें संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषयों का वर्णन किया गया था। अब वे बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में ये 100 विषय पूरे देश या केंद्र या राष्ट्र से संबंधित हैं, जो कि राष्ट्र के हित से संबंधित या पूरे देश के संचालन से संबंधित है, जैसे बैंक, डाक, तार, बीमा, मुद्रा या विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले। ये जो देश से संबंधित मामले हैं, इन पर विधि या कानून निर्माण करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल संविधान में 97 विषय थे, अब बढ़कर ये 100 हो गए हैं। एग्जाम में जैसे भी पूछा जाए आपको बताना है। दूसरी सूची है राज्य सूची।
इस सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, 66, जो अब घटकर 61 विषय कर दिए गए हैं। और इस सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है, इकाइयों के पास है। और इसमें जो स्थानीय मामले हैं जैसे पंचायती राज, पुलिस, कानूनी व्यवस्था, जेल, कारागार, ये जो राज्य से संबंधित मुद्दे हैं वो राज्य सरकार के पास इस विषय के अंतर्गत हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 52 विषय कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर दोनों में किसी कानून बनाने के विषय पर टकराव होता है तो फिर केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, उसी को वरीयता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो मामले हैं जैसे शिक्षा, जो पहले राज्य का विषय था लेकिन अब वो समवर्ती सूची का विषय हो गया है। इसमें शिक्षा है, उत्तराधिकार से संबंधित मामले हैं, माप, बाट, तोल, वन, वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे कुछ विषय हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इन तीनों सूचियों में विषय आपको ध्यान रखने हैं और बाद में जो परिवर्तित किए गए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये जो परिवर्तन किए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन विषयों में परिवर्तन किया गया। एक महत्वपूर्ण बात और है कि अगर ये तीनों सूचियों में से इनमें यदि किसी विषय का वर्णन नहीं हो तो इसके लिए भी संविधान में एक अवशिष्ट विषय का वर्णन किया गया है। उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को दिया गया है, संघ को दिया गया है। अगर कोई ऐसा विषय जिसका वर्णन तीनों ही सूचियों में नहीं है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट सूची के तहत, अवशिष्ट विषय के तहत केंद्र सरकार के पास होगा। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि यहाँ केंद्र को ही ज़्यादा सशक्त बनाया गया है, केंद्र सरकार को ही ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी गई हैं। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था का जो मॉडल है या भारतीय संघ को कुछ विशेषज्ञ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा देते हैं। यहाँ इस शब्द को ध्यान रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब संघ को मजबूत बनाया गया है, राज्य को अपेक्षाकृत कमजोर बनाया गया है। एक सशक्त केंद्र का निर्माण करने की संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए थी। हमारे यहाँ राज्यों को शक्तियाँ प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दी गई हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। कोई भी संघीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है कि वहाँ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था हो। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया है उनको लेकर अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका उन विवादों के समाधान के लिए आवश्यक होती है। भारत में भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि जब विभिन्न राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव की स्थितियां हुई हैं और विवाद हुआ है तो उसको सुलझाने के लिए न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्र व निष्पक्ष भूमिका अपनाते हुए उनके बीच विवादों का समाधान किया है। तीसरी संघीय व्यवस्था की विशेषता या तत्व है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संघातों की व्यवस्था की एक ये भी प्रमुख विशेषता है या तत्व है कि वहाँ एक संविधान होता है और लिखित संविधान होता है और उसकी सर्वोच्चता होती है
क्योंकि संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे यहाँ अमेरिकी संघ वाला मॉडल नहीं अपनाया गया है। अमेरिकी संघवाद में पूरे देश का एक अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है और राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों और केंद्र का एक ही संविधान है, उसी के द्वारा राज्यों और केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। नंबर 4 है एकल नागरिकता। वैसे जो संघात्मक व्यवस्था होती है, जैसा कि अमेरिकी संघवाद में भी है, वहाँ दोहरी नागरिकता ही पाई जाती है। वहाँ के नागरिक केंद्र के या अपने देश के भी नागरिक होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी नागरिक होते हैं, जैसा कि अमेरिका में भी है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ संघवाद का अलग मॉडल है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता की बजाय एकल नागरिकता का ही प्रावधान है और एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था वाले मॉडल में होती है। अर्थात हमारे यहाँ पर जो नागरिक हैं वे भारत के नागरिक होते हैं, न कि किसी राज्य के, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के नागरिक नहीं माने जाते हैं। वो हम केवल भारत के नागरिक हैं। हमारे यहाँ जो नागरिक हैं वो एकल हैं, तो ये भी हमारे संघवाद को एक अलग स्वरूप देती है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। हमारे यहाँ अनेक धर्मों, जाति, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, जिससे पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जा सके और एक अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। 5वीं संघीय व्यवस्था की विशेषता या तत्व है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय विधायिका में 2 सदन होते हैं। हमारे यहाँ संसद है केंद्रीय विधायिका, एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। तो वहाँ पर एक सदन के अंतर्गत पूरी इकाइयाँ हैं जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे राज्यसभा है, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है। वहाँ राज्यों के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका में भी केंद्रीय विधायिका है कांग्रेस। वहाँ भी 2 सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा, हमारे यहाँ लोकसभा की तरह। दूसरा सदन है वो है सीनेट। वहाँ सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर सीनेट में आते हैं। इस प्रकार 100 सदस्य सीनेट में राज्यों से चुनकर आते हैं। हमारे यहाँ इसका अलग प्रावधान है। हमारे यहाँ सभी राज्यों से समान संख्या में चुनकर नहीं आते, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनकर आते हैं। छठा है राज्यपाल का पद। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ एक राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। हालांकि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसकी एक प्रमुख भूमिका केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी होती है। वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के पद का सृजन करने का उद्देश्य केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण हो, ताकि एक सशक्त केंद्र की स्थापना हो सके। केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव का एक बड़ा कारण राज्यपाल का पद भी रहा है। राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक प्रधान के रूप में कई बार विवादास्पद रही है। राज्यों के द्वारा ये आरोप भी लगाया जाता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है।
काफ़ी बार टकराव की स्थिति रही है, लेकिन कुल मिलाकर एक संघात्मक व्यवस्था में राज्यपाल का पद काफ़ी महत्व रखता है। नेक्स्ट नंबर 7 है एकात्मकता का प्रभुत्व। अर्थात भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण पाए जाते हैं। संघात्मक होते हुए भी भारत में एकात्मक व्यवस्था की स्थितियां पाई जाती हैं। सशक्त केंद्र के निर्माण के उद्देश्य से हमारे यहाँ केंद्र सरकार को ही ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, ज़्यादा प्रभुत्वशाली बनाया गया है और राज्यों की सरकारों को या इकाइयों को कम शक्तियाँ दी गई हैं। भारत में कई ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक व्यवस्था के हैं, लेकिन संविधान के द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था में इनको अपनाया गया है। यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था का भी प्रभुत्व देखने को मिलता है। हालांकि केंद्र को मजबूत एकात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में बनाया जाता है, लेकिन भारत की कुछ परिस्थितियां अलग थीं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना था। देश की एकता अखंडता को बनाए रखना था, तो उस आधार पर वो भारत को एक माला में पिरोए रखना चाहते थे। इस प्रकार केंद्र को मजबूत बनाना आवश्यक था, राज्यों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए और देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए। अगर हम भारतीय संविधान में ऐसे उन प्रावधानों की बात करें जो कि एक सशक्त केंद्र का निर्माण करते हैं, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, उसमें हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जैसे संविधान में संशोधन की शक्ति का जो प्रावधान है वो संसद को अर्थात केंद्र के पास है। इसके अलावा जो राज्यों का अगर पुनर्सीमांकन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, उससे संबंधित जो अंतिम शक्ति है वो संसद के पास अर्थात केंद्र के पास ही है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत, उसमें भी केंद्र सशक्त हो जाता है। आपातकाल में राज्यों पर पूरा नियंत्रण केंद्र का हो जाता है। इसके अलावा राज्यों को अपने आर्थिक अनुदान के लिए ऋण की दृष्टि से केंद्र सरकार पर निर्भर बनाया गया है। केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है उन्हें अपने आर्थिक कार्यों के लिए, ऋण के लिए, अनुदान के लिए। वो भी एक स्थिति है एक मजबूत केंद्र की। इसके अलावा कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे वित्त आयोग है, योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया है। तो ये जो संस्थाएं हैं, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इन सब के माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करती है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो सामान्य काल में भी, जैसे अनुच्छेद 249 और 312 एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार सामान्य काल में भी सशक्त भूमिका में रहती है। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मकता का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी, उनके आधारभूत तत्व थे जो कि भारत के विशेष संघात्मक व्यवस्था वाले मॉडल में, जिसके लिए संविधान में राज्यों का संघ शब्द, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग किया गया है, उसकी थी। अब आगे हम देखेंगे कि भारत के संघवाद में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनमें एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उन प्रावधानों पर भी हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं। यहाँ अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो कई छोटे और बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। हमने कुछ छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, जैसे सूचियों से संबंधित बातें की कि कौन सी सूची में कितने विषय हैं, पहले कितने थे, आज कितने हैं, वो उसको ध्यान रखना है आपको।
बड़ा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कुछ शब्द भी ध्यान में रखने हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संघवाद के लिए कौन सा शब्द संविधान में यूज़ किया गया। तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। एक और शब्द विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न जिनका जिक्र हमने किया उनको नोट करें। आप अपने नोट्स बनाते समय उनको ध्यान रखें। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पुटअप होंगे। आगे हम भारतीय संघ में एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों पर बात करेंगे। वहाँ भी हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में अगर ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में लेक्चर्स को शेयर करें। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।